Hello friends, welcome to my channel. I am Dr. Veena Sethi, Associate Professor in Chemistry, and my today's topic is applications of hyperconjugation effect. Hyperconjugation effect की जो स्टेबिलिटी एप्लीकेशंस हैं वो क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट स्पीसीज। इसकी हेल्प से हम ये समझा सकते हैं कि कौन सा कार्बोनियम आयन ज्यादा स्टेबल होगा और क्यों, और कौन सा फ्री रेडिकल ज्यादा या कम स्टेबल होगा एंड वाई। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स की सब्स्टिट्यूटेड और सिमेट्रिकल एल्कीन्स की स्टेबिलिटी किसकी कम होगी और किसकी ज्यादा। नेक्स्ट, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ कंबस्टन, डायरेक्टिव इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स जिसमें हम CH3 और CH3 साथ में डाइक्लोरो मिथाइल और मोनोक्लोरोमिथाइल की हम डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस और इस रिएक्टिविटी को डिस्कस करेंगे। रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन फॉर ESR रिएक्शंस की बेंजीन रिंग पे अगर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है तो अब बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ESR कम होगी या ज्यादा होगी। नेक्स्ट, एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ हैलोजेंस। हैलोजेंस में हम फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो सबका देखेंगे उनकी रिएक्टिविटी वर्सेस डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस कि कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है लेकिन साथ में उसका डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस अलग है, और कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो उससे क्या है, डिफरेंट है। तो ये सारी चीजें हम उसमें देखेंगे। I already have discussed 2-3 applications of hyperconjugations in my last video, so I will recommend you to watch that video also, so that you can get better understanding of applications of hyperconjugation. In this video, I am going to discuss the fourth application of hyperconjugation, that is heat of combustion. हीट ऑफ कंबस्टन कहते किसे हैं? हीट ऑफ कंबस्टन कहते हैं कि आपने किसी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिया जिसमें कुछ भी हो सकता है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, कुछ भी है। आपने उसको एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या किया, बर्न किया या गर्म किया, तो क्या होगा, आपको प्रोडक्ट मिलेगा। प्रोडक्ट की फॉर्म में क्या होगा, जनरली CO2 और H2O तो मिलते ही है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जितने भी कार्बन होंगे दे ऑल विल गेट कन्वर्ट इनटू CO2 एंड हाइड्रोजन विल गेट कन्वर्टेड इनटू H2O। साथ में अगर क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है या कोई और एलिमेंट है, वो या तो एज एलिमेंटल फॉर्म में या फिर 99% वो ऑक्साइड की फॉर्म में क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। और इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी बाहर निकलती है। अब देखते हो हम किसी भी फ्यूल को जलाते हैं तो हमें हीट मिलती है, वही क्या है, हीट ऑफ कंबस्टन है कि किसी भी चीज को हमने जलाया, बर्न किया और जो हीट निकली, ये किसके प्रोपोर्शनल होती है, हीट ऑफ कंबस्टन प्रोपोर्शनल होती है कि उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, क्योंकि उसमें जितने ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन होंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, CO2 बनेगी और उतनी ज्यादा हीट ऑफ कंबस्टन होगी। दूसरा डिपेंड करता है अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम सपोज इक्वल है तो फिर हम देखते हैं उस मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। जैसे स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, अगर हम एल्कीन ले रहे हैं तो एक ही फॉर्मूला होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसके हम कई एल्कीन्स बना सकते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म दिखा के या कुछ पोजीशन आइसोमेरिज्म दिखा के। तो जो एल्कीन जितनी ज्यादा स्टेबल होगी, यानी कि वो पहले ही अपनी एनर्जी कम कर चुकी, तो अब आप उसको बर्न करोगे और नीचे लेके जाओगे तो अमाउंट ऑफ हीट जो निकलेगा वो कम निकलेगा। तो हीट ऑफ कंबस्टन जो है इज प्रोपोर्शनल टू 1 स्टेबिलिटी, ये जो जितना स्टेबल है उसकी हीट ऑफ कंबस्टन उतनी कम होती है। नेक्स्ट होता है स्ट्रेन। अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड है और रिंग में स्ट्रेन है तो क्या होगा, उसकी एनर्जी पहले ही अप होगी, अब उसको नीचे तक लाना है तो आपकी क्या होगा, ज्यादा हीट ऑफ कंबस्टन निकलेगी, तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी तो फिर उसकी कंबस्टन एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है गाउची और डाइएक्सियल इंटरेक्शंस के ऊपर। जो साइक्लिक का या सिंगल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में जो कन्फर्मेशंस बनाते हैं उसमें हम क्या देखते हैं कि जो गाउची और जो डाइएक्सियल इंटरेक्शंस हैं उससे उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज होने से अब जब आप उसको बर्न करोगे तो आपको ज्यादा अमाउंट में हीट ऑफ कंबस्टन निकलती है। तो आप ये मान के देखो कि आपने यहाँ एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया जो कि क्या था, आपका रिएक्टेंट था, आपने इसको रिएक्टेंट कंसीडर किया, आपने अब इसको एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया, तो ये जितने भी कंपाउंड बने CO2, H2O, NO2, सल्फर डाइऑक्साइड, उन सबकी एनर्जी क्या है, इनके कंपैरिजन में नीचे होती है। तो आपको इतनी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की जो हीट का जो गैप है ये आपको क्या मिलता है, हीट ऑफ कंबस्टन। अब कोई प्रोडक्ट रिएक्टेंट जो पहले ही, जैसे कोई एल्कीन इतनी एनर्जी बाहर निकाल चुकी, तो अब वो इतनी ही निकालेगी ना, तो अब क्या होगा, उसका हीट ऑफ कंबस्टन कम होगा। या किसी में कोई डाइएक्सियल इंटरेक्शन है या उसमें कोई स्ट्रेन है तो उसकी एनर्जी यहां से क्या होती है,
पहले ही अप हो चुकी है, तो अब आप उस केस में हीट ऑफ कंबस्टन क्या देखोगे, वो ज्यादा होगी। तो इस तरीके से हम हीट ऑफ कंबस्टन के जो एग्जांपल्स हैं उनको हम इस बेसिस पर सॉल्व करते हैं। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ हीट ऑफ कंबस्टन। Heat of combustion में this is methane, ethane, propane, butane. Number of carbon atoms are increasing. That's why heat of combustion will also increase. This is ethene, propene, isobutylene, and this is 2 methyl, 2 butene. Number of carbon atoms are increasing, so heat of combustion also increasing. But heat of hydrogenation. What about heat of hydrogenation? Heat of hydrogenation depends on stability. तो उनकी जो heat of hydrogenation है that will decrease, but heat of combustion will increase. Next, this is cyclohexane, means C6H12. Again, this is methyl cyclopentane, C6H12. Ethyl cyclobutane, C6H12. Trimethyl cyclopropane, C6H12. Means all 4 molecules have same molecular formula, but structure is different. According to their structure, their potential energy is also different. This ring has maximum strain in comparison to that and this. और हम क्या देखते हैं, इसमें मिनिमम स्ट्रेन होता है। जिसमें मिनिमम स्ट्रेन है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, और जिसमें मैक्सिमम स्ट्रेन है उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है। तो हीट ऑफ कंबस्टन इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और हम क्या देखते हैं, हीट ऑफ कंबस्टन लेफ्ट टू राइट हम देखते हैं वो इंक्रीज वैल्यू हमें मिलती है। दिस इज द इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल ऑफ हाइपर कंजुगेशन, जिसको हमने एक्सप्लेन करना है हीट ऑफ कंबस्टन को विद द हेल्प ऑफ हाइपर कंजुगेशन। ये देखो, ये साइक्लोहेक्सेन था, इसमें टर्शियरी बुटाक्साइड, मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। इन सब में उनकी पोजीशन फिक्स है, लेकिन इनके रिपल्शन के बेसिस पे क्या होगा, इनकी जो स्ट्रेन है या जो इनकी पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इस स्ट्रक्चर को मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, जिसमें मैं क्या देखती हूँ, ओनली 1 मिथाइल ग्रुप इज एक्सियल। लेकिन अगर मैं इस स्ट्रक्चर को लिखती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ कि 2 मिथाइल ग्रुप जो है वो क्या आ रहे हैं, एक्सियल पोजीशन पे आ रहे हैं। जबकि अगर इस स्ट्रक्चर को मैं चेयर फॉर्म में बनाऊं तो मैं क्या देखती हूँ कि यहाँ पे आप देख रहे हो एक भी ग्रुप ऐसा नहीं है जो एक्सियल पोजीशन पे हो। और जो एक्सियल पोजीशन होती है वो कैसे दिखाई जाती है, 1, 3, 5 नंबर की इस तरीके से दिखाई जाती है। और जो दूसरी वाली एक्सियल पोजीशन होगी 2, 4, 6 की, वो कहाँ होंगी, डाउनवर्ड होगी। जैसे कि इसकी ये 2 होगी और ये 4 होगी और ये 6। तो 2, 4, 6 को अगर मैं उल्टा करके देखूंगी तो वो 1, 3, 5 ही दिखाई देंगे। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, 1, 3, 5 एक्सियल रिपल्शन कहते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि स्ट्रक्चर नंबर 2 में, चाहे इधर से देखो चाहे इधर से देखो, तो हम क्या देखते हैं, 2 एक्सियल पोजीशन है। 2 एक्सियल पोजीशन है तो इसमें रिपल्शन सबसे ज्यादा है, तो इसकी हीट ऑफ कंबस्टन सबसे ज्यादा होगी। जबकि नंबर 1 में क्या है, एक ही एक्सियल पोजीशन पे है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसकी हीट ऑफ कंबस्टन इंटरमीडिएट होगी। जबकि इसमें एक भी नहीं है, तो इसीलिए 3 वाले की हीट ऑफ कंबस्टन सबसे कम होगी। This is one more example of heat of combustion. This is propene, this is isobutylene, this is cis-2-butene, trans-2-butene and ethene. इसमें हम क्या देखते हैं, जो हीट ऑफ कंबस्टन है, फर्स्ट इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो क्योंकि इसमें 2 ही नंबर ऑफ कार्बन एटम है और इसमें 3 है, तो इसकी 2 वाले की क्या होगी, सबसे कम, और फिर किसकी होगी, 3 नंबर कार्बन वाले की। नेक्स्ट, इन तीनों में ही क्या है, 4 कार्बन है। लेकिन ट्रांस जो एल्कीन्स है वो सिस के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होती हैं, और ट्रांस सिस दोनों क्या होती हैं, एसिमेट्रिक वाले से ज्यादा स्टेबल होती है। तो इसलिए ये एसिमेट्रिक एल्कीन है, तो इसलिए एसिमेट्रिक एल्कीन स्टेबल है, तो इसकी हीट ऑफ कंबस्टन क्या होगी, कम होगी। तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया। फिर इन दोनों में ये वाली ज्यादा स्टेबल है, तो मैंने इसको इधर लिख दिया, और ये सबसे कम स्टेबल है यानी कि अनस्टेबल है, तो इसकी हीट ऑफ कंबस्टन क्या होगी, सबसे ज्यादा। तो इस तरीके से इन 2 फैक्टर के बेसिस पे हम हीट ऑफ कंबस्टन काउंट करते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन इज डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ CH3 एंड CH3 ग्रुप्स। देखने में दोनों ही क्या लग रहे हैं कि सिंगल बॉन्डेड है, तो दोनों ही ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। क्या होता है कि इसका प्लस आई इफेक्ट है, प्लस HP इफेक्ट है, तो दोनों ही कारण से क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होता है। जबकि ये क्या है, माइनस हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट रखता है। CH3 जो है वो उल्टा बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करता है। तो जब ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव नहीं होता, ऑर्थो पैरा पे ये इलेक्ट्रोफाइल के अटैक को फेवर नहीं करता, तो फिर ये क्या होता है, मेटा डायरेक्टिव होता है।
नेक्स्ट अगर हम देखें रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, कि अगर एक बेंजीन में हम इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करते हैं तो इसका जो फर्स्ट अटैक होता है वो इलेक्ट्रोफाइल का होता है, और यही स्टेप क्या कहलाता है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप भी कहलाता है, और ये बनता है। इसको आगे हम रेजोनेंस से क्या करते हैं और इसके स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। तो हम देखते हैं कि ये स्टेप जितना आसान होगा उतना ही क्या होगा, वो जो बेंजीन रिंग है, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग, वो ज्यादा रिएक्टिव होगी टुवर्ड्स ESR रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जिनको हम एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी कहते हैं। तो अगर हम बात करें मिथाइल और टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन की, दिस इज टोलुइन, दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल। अब इसमें देखो तीन तीन हाइड्रोजन है हाइपर कंजुगेशन के लिए, जबकि इसमें अल्फा कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये लेस रिएक्टिव होगा और ये वाला क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा। सिमिलरली हमने देखा था हाइपर कंजुगेशन का, जिसने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है हाइपर कंजुगेशन का, प्लीज आप मेरा वो वीडियो देखिए ताकि आपको ये समझ में आ सके कि CH3 के अंदर H इफेक्ट भी है, I इफेक्ट भी है, लेकिन H इफेक्ट क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है। CD3 और CT3 इसमें भी क्या होगा, CD3 में क्योंकि इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट इसका नहीं चलेगा, कि इसका क्या चलेगा, आई इफेक्ट चलेगा। तो हम क्या देखते हैं, यहाँ हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है, तो इसीलिए इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी किसके कंपैरिजन में, CD3 और CT3, यानी कि ड्यूटेरियम और ट्रिटियम वाले टोलुइन के कंपैरिजन में। मैंने लिया मिथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन और टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन। इसके पास 3 हाइड्रोजन है हाइपर कंजुगेशन के लिए, इसके पास 2, इसके पास 0, तो नेचुरली इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर हम बात करें इसकी बेंजीन के ऊपर CF3 ग्रुप, बेंजीन के ऊपर CCl3 ग्रुप या CBr3 और CI3 ग्रुप, तो हम क्या देखते हैं कि CF3 ग्रुप का -I इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा होता है, जबकि CI3 का हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट ज्यादा होता है। तो हम कह सकते हैं -I इफेक्ट इस तरीके से डिक्रीज हो रहा है, जबकि -H इफेक्ट इस तरीके से इंक्रीज हो रहा है। और हम देखते हैं कि जो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट है वो ज्यादा डोमिनेट करता है किसके ऊपर, इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर। तो हम देखेंगे इसका -H इफेक्ट जो है ज्यादा है, -H ज्यादा है मतलब कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा है ये। तो जब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये क्या करेगा, इसको एक्टिवेट नहीं करेगा, यानी कि रिएक्शन को क्या कर देगा, स्लो कर देगा। तो CF3 में क्या होंगी, रिएक्शंस फास्ट होंगी, और CI3 में क्या होंगी, रिएक्शंस स्लो होंगी। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ CHCl2 डाइक्लोरोमिथाइल ग्रुप एंड क्लोरोमिथाइल ग्रुप को भी हम हाइपर कंजुगेशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे ये मैंने लिया डाइक्लोरोमिथाइल ग्रुप, इसको हम बेंजल क्लोराइड भी कहते हैं। इसमें 2 क्लोरीन है और 1 हाइड्रोजन है। अगर हम हाइड्रोजन का +H इफेक्ट देखते हैं तो ये वाला स्ट्रक्चर बनता है, जिसमें कार्बन के ऊपर क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज, जो कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट अगर हम क्लोरीन के देखें -H इफेक्ट से, तो यहाँ पे कार्बन पे क्या आएगा, प्लस आएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा, तो ये इसको क्या करेगा, डीस्टेबलाइज करेगा, यानी कि ऑर्थोपैरा इफेक्ट को नहीं करेगा, तो ये वाला स्ट्रक्चर नहीं बनता। नेक्स्ट अगर मैं इसको देखूं CH2Cl को, यहाँ पे देखो 2 H हैं, तो यहाँ पे 2 बार क्या लग सकता है, +H इफेक्ट लग सकता है, और हर +H इफेक्ट से क्या होगा, ये माइनस चार्ज इसके बीच में क्या होगा, डिलोकलाइज होगा। और जो ये वाला हाइड्रोजन है ये क्या होता है, इस क्लोरीन के साथ D∅P∅ बॉन्ड बना के भी क्या करता है, स्टेबल हो जाता है। यानी कि ये जो हाइड्रोजन हटेगा, इस हाइड्रोजन, सॉरी ये खुद हाइड्रोजन नहीं बनाएगा, हाइड्रोजन के हटने से क्या होगा, यहाँ पे जो P बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन पेयर आएगा वो इसके साथ D∅P∅ बॉन्ड बना के भी इसको क्या करता है, स्टेबिलिटी देता है। और इसके अल्टीमेटली कितने स्ट्रक्चर्स बनते हैं, 9 स्ट्रक्चर्स बनते हैं। जबकि अगर हम इसका -H इफेक्ट देखें तो क्लोरीन पे माइनस आएगा, कार्बन पे क्या आएगा, प्लस आएगा, और ये इसका क्या करता है, इसमें केवल एक ही स्टेबिलिटी फैक्टर है ये, और इसमें क्या होगा कि ये जो कार्बोनियम आयन है वो रेजोनेंस करेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज नहीं करेगा। तो हम क्या देखते हैं कि इस +H इफेक्ट के कारण ये क्या होता है, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिव होता है, जबकि इसमें एक ही जगह +H है, 2 क्या है, -H वाले हैं, तो ये कैसा डायरेक्टिव होता है, मेटा डायरेक्टिव होता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको कहना चाहूंगी, जिसने मेरा +H और -H इफेक्ट वाला वीडियो जो लास्ट वीडियो था, अगर आपने नहीं उसको देखा है तो प्लीज आप पहले वो देख लीजिए, और उसके बाद आप ये वाला देखिए, तो आपको क्या होगा, +H -H इफेक्ट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। लास्ट एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन इज एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ हेलोजेंस।
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबके अंदर ही क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट भी होता है और प्लस आर इफेक्ट भी होता है। प्लस आर इफेक्ट होता है बिकॉज ऑफ देयर लोन पेयर, और माइनस आई इफेक्ट क्यों होता है, बिकॉज ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ये क्या करते हैं, अपने बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने के कारण ये अट्रैक्ट करते हैं। तो इनका एक तरफ से तो माइनस आई इफेक्ट होता है, लेकिन ये अपना लोन पेयर बेंजीन रिंग को दे भी सकते हैं, इसीलिए इनका क्या होता है, प्लस आर इफेक्ट भी होता है। जिसने मेरा इंडक्टिव इफेक्ट वाला वीडियो नहीं देखा है, प्लीज आप मेरा वो वीडियो भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने इंडक्टिव इफेक्ट को बहुत अच्छे से क्लियरली एक्सप्लेन किया है। तो अब यहाँ देखो फ्लोरीन के केस में, क्योंकि इसका साइज छोटा है, जब ये बेंजीन से जुड़ता है तो ये बेंजीन के 2p में और इसका भी 2p, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर अच्छे से दे पाता है, इसलिए इसका प्लस आर इफेक्ट डोमिनेट करता है माइनस आई के ऊपर। जबकि इन तीनों ही केसेस में जो लोन पेयर है वो 3p, 4p और 5p के अंदर होता है। तो ये बेंजीन रिंग के 2p से इतने अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर पाते, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर उसको नहीं दे पाते, तो इनका जो प्लस आर इफेक्ट है वो डोमिनेट नहीं करता। कौन डोमिनेट करता है, माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट करता है। तो इनकी जो रिएक्टिविटी है वो क्या होगी, यहाँ पे क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं दे पा रहा, तो इनकी रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। सिमिलरली अगर हम देखें कि रिएक्टिविटी जो है वो किससे डिसाइड होती है, वो डिसाइड होती है माइनस आई इफेक्ट से। जिसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है वो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और रिएक्टिविटी को क्या करेगा, कम। तो हम देखेंगे रिएक्टिविटी का जो सीक्वेंस है वो इस तरीके से चेंज होगा, यानी कि फ्लोरोबेंजीन जो है वो क्या होगी, क्योंकि इसका माइनस आई, फ्लोरोबेंजीन सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगी। फ्लोरोबेंजीन विल बी लीस्ट रिएक्टिव, देन क्लोरोबेंजीन, देन ब्रोमोबेंजीन, देन आयोडोबेंजीन। लेकिन जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो फ्लोरीन का क्या है, सबसे ज्यादा, और वैसे सबका ही क्या है, वो प्लस आर इफेक्ट है। सभी की सब क्या करते हैं, अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो जब सबका ही प्लस आर इफेक्ट है तो इसीलिए सभी क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। नो डाउट सारे है जो हेलो बेंजीन से वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होंगी, लेकिन उनकी रिएक्टिविटी विल बी डिसाइडेड बाय माइनस आई इफेक्ट। तो इसलिए रिएक्टिविटी जो है वो जैसे जैसे हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जाएंगे तो इसका माइनस आई इफेक्ट कम है, इसीलिए क्या होगा, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू फ्लोरोबेंजीन। सो फ्रेंड्स, दिस वाज द एप्लीकेशंस ऑफ hyper conjugation, and if you are liking my videos, please share it and subscribe it. Thank you.